नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें एक लेक्चर हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12 में जो दिया है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द को परिभाषित किया गया उसके बारे में। फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की परिभाषा और आच्छादन या आच्छादन व पृथक्करणिता का सिद्धांत, है ना। तो इन तीन टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वह राज्य के खिलाफ मिला हुआ है। ठीक, तो राज्य के खिलाफ मिला हुआ अधिकार है, किसको मिला है? व्यक्ति को मिला हुआ है। व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं जो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, संविधान में पार्ट 2 में। एक नागरिक और दूसरा जो विदेशी होते हैं। ठीक, तो कुछ मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, मतलब सभी मौलिक अधिकार नागरिकों को तो होगा ही, और साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो विदेशी लोगों को भी प्राप्त है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस राज्य के खिलाफ आपको मौलिक अधिकार मिला है उस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, राज्य यानी कि स्टेट, राज्य की परिभाषा आप समझ लें, इसे अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुच्छेद 12 में, आगे चलेंगे जब हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36 के अंतर्गत वहाँ पर भी राज्य को डिफाइन किया गया है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। तो यहाँ पर लिखा है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार। ठीक, कार्यकारी का मतलब किससे है? कार्यपालिका से। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जितने भी है ना जो कर्मचारी हैं, अगर संघीय सरकार की हम बात करें तो जितने भी संघ सरकार या केंद्र सरकार के है ना अधिकारी वगैरह आते हैं जो सरकार की क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। ठीक, विधायी अंगों की भी हम बात करें तो इसमें सभी हमारे सांसद जितने भी आएंगे, राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, सब लोग विधायी अंगों में आ जाएंगे। तो क्रियान्वित करने वाली सरकार प्लस संसद यानी भारतीय संसद जो आपकी है, यह सब क्या है? स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा हम देखें इसी प्रकार से, जैसे केंद्र में ये सब वैसे ही राज्य सरकार के भी क्या है? कार्यपालिका, है ना, जिसमें राज्यपाल प्रमुख होता है और उसके अंडर में सभी जितने भी है ना अधिकारी लोग काम करते हैं। और उसके साथ साथ विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधान मंडल यानी कि जो विधायक होते हैं, MLA, उनकी बात की गई। इसके अलावा सभी स्थानीय निकाय, ये सब राज्य के परिभाषा में आते हैं। जैसे आप जानते हैं स्थानीय निकायों में यानी जो लोकल गवर्नमेंट हमारी है उसमें नगर पालिका, पंचायत जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायतें हैं, इसके बाद जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि, ये सभी क्या है? हमारे स्थानीय निकाय में आते हैं। यानी यह सब क्या है? राज्य हैं, और यह सब किसी प्रकार से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए क्योंकि आप देखिए जैसे दिया गया कि जो मौलिक अधिकार है वह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ मिला हुआ अधिकार है, तो उस राज्य को डिफाइन करना जरूरी है और संविधान में उस राज्य को डिफाइन किया गया है। ठीक, इसके अलावा अन्य वैधानिक निकाय, वैधानिक शब्द का मतलब यहाँ पर है कि जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी क्या है? गैर संवैधानिक, आप इन्हें कह सकते हैं गैर संवैधानिक। ठीक, कई बार गैर संवैधानिक और एक शब्द था असंवैधानिक। असंवैधानिक कोई निकाय होगा ही नहीं, है ना। गैर संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं हो, और असंवैधानिक मतलब जो संविधान से सम्मत ही न हो, है ना। तो वो तो संभव ही नहीं भारत जैसे देश में। तो गैर संवैधानिक शब्द यहाँ पे होगा, उसको हम वैधानिक निकाय भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल में लिखा, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो आपका है भारत का, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेल है स्टील एंड आयरन लिमिटेड। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब जो आपके आते हैं, कहाँ पर आते हैं? ये सब गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो यह सब भी क्या है? स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, राज्य के अर्थ में सम्मिलित किया जाएगा, है ना। कोई भी ऐसी इकाई हो, कोई यूनिट हो, कोई एजेंसी हो, या कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनी क्यों न हो, लेकिन अगर वो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रहा है तो वह राज्य की परिभाषा में आएगा। और राज्य की परिभाषा में अगर वो आता है तो वह किसी व्यक्ति और नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि यह
राज्य के विरुद्ध मिला हुआ मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध ही हैं। कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के भी विरुद्ध हैं। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 15(2), अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे 15(2), यहाँ पर वही है कि जाति, लिंग, धर्म और वेशभूषा वंश और जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति को किसी भी स्थान पर यानी सार्वजनिक स्थान पर जाने से मतलब आप मना नहीं कर सकते। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर, जाति, धर्म के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान से जाने से आप मना नहीं कर सकते। तो उस स्थान पर जाने से मना सरकार भी नहीं कर सकती और कोई व्यक्ति भी नहीं मना कर सकता, है ना। तो आर्टिकल 15(2) मतलब अनुच्छेद 15 के तहत जो उसका दूसरा पार्ट है वह व्यक्ति के विरुद्ध मिला हुआ अधिकार है। ऐसे ही आर्टिकल 70 जो आता है अनटचेबिलिटी वाला, अस्पृश्यता, मतलब एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना को नहीं रखेगा, नहीं तो उसके खिलाफ भी क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन का केस दर्ज हो सकता है। ठीक, इसके अलावा आप देखिए आर्टिकल 23 और 24, ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट राइट है ना, शोषण के विरुद्ध जो आपको अधिकार मिला हुआ है, बाल श्रम। तो गवर्नमेंट के साथ साथ कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि अगर आप प्राइवेट संस्था हैं तो आप जो है छोटे बच्चों को काम पर रखेंगे, है ना, तो किसी से ज़बरदस्ती काम कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यह व्यक्तियों के भी मतलब जो है विरुद्ध में कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है, हालांकि ऐसे प्रश्न IAS और PCS में ही पूछे जाते हैं कि ऐसा जैसे केवल शब्द का प्रयोग करें कि मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध मिला हुआ अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। केवल शब्द का प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों के भी विरुद्ध व्यक्ति को ही मिला हुआ है। ठीक, तो ये आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा एक्सप्लेन किया हमने। इसके बाद हम देखेंगे आच्छादन और पृथक्करणता का क्या सिद्धांत है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 की बात करते हैं, जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में बताता है। यानी कि ऐसे विधि जो मूल अधिकारों से क्या है, असंगत हैं या फिर उसको अल्प यानी कि उसको कमज़ोर करती हैं, उसके महत्व को घटाती हैं, उस विधि के साथ कैसे डील किया जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 13, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 13 के 4 खंड हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 13 मतलब 4 जो है ना। तो 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). ठीक, कुल मिला करके इस अनुच्छेद के 4 खंड हैं। पहले खंड में कहा जाता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कि संविधान के लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले भारत में जितनी भी प्रचलित विधियां थीं वह उस मात्रा तक शून्य होंगी, वह पूरी विधियां खत्म नहीं होंगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। और यहीं पर एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि उस विधि में उसका जो भी भाग मूल अधिकारों का हनन करेगा उस पर इस विधि के द्वारा क्या हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, उसको ढक लिया जाएगा, आच्छादित कर लिया जाएगा। और यदि कभी भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है, तो कहने का मतलब है कि अगर मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जाता है जिससे वह जो है असंगत शब्द जो है यहाँ पर, है ना, यानी उस विधि से मूल अधिकारों के हनन की असंगतता समाप्त हो जाती है, तो वह विधि पुनः जो है लागू हो जाएगी। तो एक शब्द यहाँ पर आता है कि इतना विशेष रूप से इसको जोड़ देकर क्यों पढ़ाया जाता है, तो आप समझिएगा कि यह जो विधि होगी जो असंगत है मूल अधिकारों से, तो ऐसा नहीं कि असंगत होने के कारण वो समाप्त हो जाएगी, वो समाप्त नहीं होगी, वह विधि के रूप में रहती है, वह विधि के रूप में बनी रहती है, लेकिन चूंकि मूल अधिकारों से असंगत है इसलिए उसको आच्छादित कर दिया जाता है, यानी उस विधि का महत्व खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन होता है और फिर उसकी असंगतता जो है समाप्त हो जाती है, तो वह पुनः विधि सामान्य विधि की तरह कार्य करने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर विधि को समाप्त नहीं किया जाता बल्कि आच्छादित कर लिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक, और पूरी विधि को नहीं ढका जाता है, बस जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का विरोध करती है उसी मात्रा तक ही उसको हम लोग शून्य घोषित करते हैं। तो यह अनुच्छेद 13(1) के तहत है। और यहाँ से जो सिद्धांत आता है उसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, ढक लेना, आच्छादन मैंने
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पूरी तरह से कवर कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा क्या है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है। अब यह बाद की विधि हो, एक तो हो गया भाई मूल अधिकारों, ये जो अनुच्छेद 13(1) है, देखिए प्रश्न इसी हिसाब से बनते हैं। अनुच्छेद 13 किस विधि के बारे में बताता है? जो मूल अधिकारों के लागू होने से ठीक पहले की विधियां हैं। और अनुच्छेद 13 तो किसके बारे में बताता है? जो मूल अधिकारों के लागू होने के बाद की विधियां हैं। तो इसमें क्या कहता है कि यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक, यानी कि ऐसी विधि अगर कोई विधानमंडल या संसद बनाती है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो उसको उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी। यहाँ पर भी विधि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाता, विधानमंडल और संसद के आशय को भी समाप्त नहीं किया जाता, मतलब उस विधि के पूरे मूल उद्देश्य को प्रभावित किए बिना केवल उसके उस भाग को जो मूल अधिकारों से असंगतता रखता है उसको हम लोग क्या करते हैं? शून्य घोषित कर देते हैं। यहीं से जो सिद्धांत आता है वह सिद्धांत आता है आपका पृथक्करणिता का सिद्धांत। ठीक, पृथक्करणिता, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। यहाँ पर क्या है? उस विधि को अलग कर देना मूल विधि से, है ना, जिस भाग पे क्या है मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो ये है पृथक्करणिता का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांतों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, और जनरली प्री एग्जाम जो भी होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें तो यहाँ से कम प्रश्न आते हैं। ठीक, हाँ, ये है कि आच्छादन का सिद्धांत किससे प्रेरित है, यह प्रश्न तो आरओ में भी पूछा गया एक बार। तो इस तरीके से आप इन दोनों शब्दों को समझेंगे, है ना। यह अनुच्छेद 13(1) से और यह सिद्धांत अनुच्छेद 13(2) से जो है क्या है? अभिप्रेरित है। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13(3) की, है ना। इसमें कहा गया कि इस प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि यह जो विधि की बात की जा रही है, क्योंकि आप देखिए अब अगर अनुच्छेद 368 की हम बात करें, जो आर्टिकल 360 नहीं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, विधि अर्थ का स्पष्ट किया है कि जितने भी अध्यादेश होंगे, ठीक, जितने भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट पारित करती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 123 के तहत संघ सरकार अध्यादेश पारित कर सकती है, और आर्टिकल 213 यानी 213 के तहत राज्य सरकारें ऑर्डिनेंस को पारित कर सकते हैं, है ना। तो चाहे वो केंद्र सरकार का अध्यादेश हो, चाहे वो प्रांतीय सरकारों के अध्यादेश हो और आदेश हो, कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, विनियम, अधिसूचना इत्यादि, मतलब इन दोनों शब्दों के अंतर्गत, जो दोनों शब्दों में विधि शब्द है उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कहते नहीं ये अधिसूचना ये विधि के अंतर्गत नहीं आता और इसको आप जो है कम नहीं कर सकते, है ना। ठीक, तो इस विधि शब्द के अंतर्गत जो ये लिखा गया है यहाँ पर, विधियाँ शब्द या विधि शब्द, है ना, इस सब के अंतर्गत यह सभी कुछ आता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए 13(4) में, है ना, यह जो आर्टिकल 13(4) था ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 24वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? जोड़ा गया, और ये 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। क्यों हुआ था इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यह बात बाद में लिखी गई और क्यों लिखनी पड़ी? तो अगर आप देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया कि जैसे संविधान में संशोधन जो होता है वह आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और अगर मान लीजिए हम मूल अधिकार के किसी भी पार्ट में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन करेंगे तो जो उस संशोधन से पहले का मूल अधिकार है वह उससे तो असंगत होगा ही होगा। और इस प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी अगर इसी विधि के अंतर्गत आएगा तो मूल अधिकारों में कभी कोई संशोधन तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, तो ये एक बड़ी समस्या थी, इसलिए कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाएगा वह मूल अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, अगर यह वाली पार्ट मतलब यह वाली बात आप मेंशन करेंगे तभी, है ना। नहीं तो अगर इस बात को मेंशन नहीं करेंगे तो संविधान के मूल अधिकार वाले भाग में संशोधन कभी हो ही नहीं सकता था।
ठीक। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो विधि शब्द है वह भाग 13 के विधि शब्द से ताल्लुक नहीं रखता, वह उससे अलग है। और इससे संबंधित कुछ विवाद भी थे। जो सबसे पहला विवाद यहाँ पर आता है वो आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, है ना, 1951 में। इसको थोड़ा सा आप रब कर लेते हैं, पहले आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। तो देखिए जो पहला विवाद आया, अगर उसमें जो पूछा गया कि भाई संशोधन कैसे होगा, फिर तो सबसे पहले इसमें जो फेमस डिबेट था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, है ना। देखिए केसेस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो अब आने की संभावना कम है, फिर भी इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, यह केस किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो यह जो इसमें यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत, है ना, कौन निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ, है ना, कोई भी अभियोजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही, वो भी मूल अधिकार संबंधित है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में नहीं है। यानी इस प्रकार से आप अनुच्छेद 368 में कोई भी संशोधन करेंगे और अगर वह मूल अधिकारों से भी संबंधित है, तो चूंकि वह मूल अधिकारों के खंड 13(2) के अंतर्गत संबंधित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, तो वहां आप इसके तहत संशोधन कर सकते थे। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो फिर एक और डिबेट आता है सज्जन सिंह का विवाद। तो सज्जन सिंह बनाम भारत राज्य या भारत मतलब संघ, ठीक, ये 1965 में हुआ था और इसमें भी यही डिसीजन रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले दे दिया गया था, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मूल अधिकारों में भी संशोधन हो सकता था। लेकिन आगे चल करके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में 1967 में जो डिसीजन आया उसने जो है मुश्किलें पैदा कर दी, ठीक। कौन से, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। इसमें यह आया कि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं, सभी विधियां सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि इसका अपवाद नहीं है, मतलब यह भी इसमें सम्मिलित है। तो आप जानते हैं अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक, संविधान संशोधन वाली विधि भी इस विधि शब्द के अंतर्गत आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है संशोधन होगा मूल अधिकारों में, तो वह मूल अधिकारों से संगत होगा और मूल अधिकारों में संशोधन कभी हो ही नहीं पाएगा इस आधार पर, तो ठीक है, क्योंकि जिस मात्रा तक वह संशोधित करेगा उस मात्रा तक वह अल्पीकृत हो जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा उससे, ठीक। तो इस प्रकार से फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में यह डिसीजन आया, ठीक। और इसी के बाद फिर जो है निर्णय लिया गया और जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में और उसमें यह ऐड कर लिया गया, ठीक, 1971 में इसी डिसीजन के बाद में। फिर इसको फिर न्यायालय में चुनौती मिली और फिर एक प्रमुख केस जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, जो 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ जिसके तहत क्या है, अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) के विधि शब्द में संविधान संशोधन अधिनियम संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत है उसके तहत जो विधि शब्द है वह उसमें शामिल नहीं है। यानी कि आप अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। तो फिर न्यायालय के सामने विवाद आया कि भाई राज्य तो जब चाहेगी तब इस स्पेस का फायदा उठाएगी और मूल अधिकारों को बदलती रहेगी, एक समय ऐसा भी होगा सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है,
तो बात तो वास्तव में इसमें क्या था, सही था कि अगर इसी हिसाब से, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के खिलाफ ही मिला है तो राज्य अपनी सुविधा अनुसार उसमें संशोधन करती रहेगी, फिर व्यक्ति के नागरिक के अधिकार तो मतलब एक तरीके से दिखावा जाए, छलावा मात्र सा हो जाएगा। तो इसके लिए जब पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई तो एक इससे संबंधित जो विवाद आता है, जो केस है, उसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। और देखिए केशवानंद भारती ही थे जिन्होंने संविधान के मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट था, आधारभूत ढांचे की बात की, है ना। पिछले साल इनकी मृत्यु हुई 6 सितंबर 2020 में। तो एक केस तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जब से इनकी मृत्यु हुई तब से अभी कोई प्रमुख एग्जाम हुआ नहीं है कोविड के चलते। तो जब भी कोई एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में न पूछा जाए, ठीक। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। विवाद में जो निर्णय आया वो आया कि नहीं, जो 24वां संविधान संशोधन है वो सही है, ठीक। वह क्या है, सही है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि शब्द 13(2) से मेल नहीं रखता, या इससे क्या है, अलग है। मतलब 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। इस बात को इन्होंने माना। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो फिर राज्य जब चाहे तब मौलिक अधिकारों को कर सकती है। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा इसको कहते हैं, है ना, कि संविधान का अपना एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी विधि के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, और कभी कुछ किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। यानी कि इसी के तहत या यहीं से स्पेस मिलता है किसका, न्यायिक पुनर्विलोकन का। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, अच्छा, इन तीनों का काम क्या है, अलग अलग है, लेकिन यह तीनों एक दूसरे पर युक्तियुक्त प्रबंध भी लगाते हैं। उद्देश्य क्या होना चाहिए, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अगर विधायिका मान लीजिए कोई विधि बनाती है, क्योंकि विधि बनाने का सर्वोच्च अधिकार विधायिका के पास है, तो न्यायपालिका उसका पुनर्विलोकन कर सकती है, ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं वह विधि जो है क्या, संविधान के आधारभूत ढांचे को ही, ठीक, और इसके तहत मौलिक अधिकार को संविधान का मूल ढांचा भी घोषित किया गया। तो जब भी आप कुछ ऐसा बदलाव करेंगे जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा, तो न्यायपालिका अपने इस अधिकार के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार का प्रयोग करके उस संशोधन को कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। देखिए इस वीडियो को आप बहुत ढंग से देखिएगा। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक लोग जो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए जो पार्ट 1 था इसके पहले वाला वीडियो है उतना ही काफ़ी है। लेकिन वास्तव में अगर चीज़ों की समझ आपको रखनी है, इन फ्यूचर जो क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, कई सारे कूट में क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3, 4-4 ऑप्शंस लिख कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर तथ्यों की सही पहचान और जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। बहुत सारे बुक्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं और फिर आप रख देते हैं, लेकिन अगर शब्दों की सही समझ हो जाए, संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो बुक भी पढ़ने में आपको आनंदित करता है। तो इस प्रकार से ये सारे विवाद थे जिसकी चर्चा हमने आपसे की, है ना। तो केशवानंद भारती साहब ने ही संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसके बाद से फिर जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है वह भी न्यायालय का अपना एक अधिकार है ना। और उसमें आप देखिए अनुच्छेद 13 भी क्या सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी अन्य आर्टिकल्स हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन को सपोर्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो पॉलिटी में मूल अधिकार को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक।
और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आर्टिकल 14-15 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मूल अधिकार ही चलेगा।